बैकएंड से हम एक शेयर डिस्क ले रहे थे जिसके अंदर हम क्लस्टर नोड हमारा 1 और क्लस्टर नोड 2, ये मैंने दो स्क्रीनिंग में एक साथ दिखा दिया क्लस्टर नोड 1 और 2 को, ठीक है। अब 1 और 2 के अंदर मैंने जो डिस्क शेयर करी थी वो शेयरेबल डिस्क करी थी, मैंने यहीं से डेटा फॉर्मेट किया था नोड 1 से, और जस्ट मैंने डेटा 2 इसके अंदर मैंने डेटा स्कैन किया है, ठीक है। इसके अलावा मैंने कोई टास्क ज़्यादा परफॉर्म किया नहीं है, ठीक है। अब इसको आगे मैंने ये दिखा रहा था कि SDB1 का जो UID क्रिएट हुआ है वो और इसका UID सेम ही है, ठीक है। अब इसको हम आगे प्रोसेस करते हैं, क्लियर करते हैं इसको और इसको भी, ठीक है। अभी तक हमारे पास LSBLK में आउटपुट पड़ा हुआ है। अभी मेरे को ये जो डेटा है मुझे LVM पार्टीशन के थ्रू प्रोसेस करना है, ठीक है। तो अगर मुझे LVM पार्टीशन के थ्रू करना है तो पहले मुझे ये डेटा क्लियर करना होगा, /dev/SDB को मुझे हटाना है, डिलीट करना है, एक ही पार्टीशन है तो प्रिंट करके देखूंगा तो अब हट चुका है, राइट करके हटा दूंगा और अब LSBLK मारता हूँ तो अब देखो ये जो इस तरीके से दिख रहा था अब हट चुका है। लेकिन जब मैं यहाँ पर नोड 2 पे जाऊँगा और LSBLK मारता हूँ तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये डेटा अब भी दिख रहा है, लेकिन मैं यहाँ पर अब मुझे कुछ नहीं करना है, डिस्क को रीस्कैन करना है। रीस्कैन करने की कमांड है partprob/dev/SDB। जैसे मैंने एंटर किया, पार्ट प्रॉब की सेलिंग रहता है PROBE, ठीक है। जैसे मैंने स्कैन किया और LSBLK मारता हूँ तो अब देखो क्या डेटा दिखा रहा है। अब ये यहाँ पे जो डिस्क थी वो हट चुकी है यहाँ पे भी, ठीक है। अब इसके बाद अब हमें क्या प्रोसेस करना है, नोटपैड खोलता हूँ मैं आपके सामने, ये चीज़ें प्रोसेस करना है। सबसे पहले हम लोग PV क्रिएट करेंगे SDB में, ठीक है। SDB में हम लोग PV क्रिएट करेंगे। हम लोग नोड 2 पे नहीं करेंगे कोई भी टास्क परफॉर्म, हम सिर्फ और सिर्फ नोड 1 पे ही टास्क परफॉर्म करने जा रहे हैं। तो मैं अभी राइट क्लिक करता हूँ और PV क्रिएट करता हूँ, क्रिएट /dev/SDB के को पूरी की पूरी SDB का जो डेटा है वो मैं असाइन कर रहा हूँ, ठीक है। ये वाली जो डिस्क का डेटा है वो मैं असाइन कर रहा हूँ, ठीक है। अब PV क्रिएट कर रहा है, ये क्या कह रहा है, वाइप ऑफ करने के लिए कह रहा है। मैंने हाँ पहले भी बनाई थी होगी शायद, इसलिए कुछ वाइप ऑफ का डेटा मांग रहा है, ठीक है। अब मैंने इसको हटा कर दिया और अब मैं PVS कमांड के थ्रू देखता हूँ तो मेरे पास SDA के साथ साथ SDB का डेटा भी शो होने लगा है, ठीक है। यहाँ पे SDB दिखा रहा है, लेकिन जब मैं यही PVS यहाँ कमांड मारता हूँ तो यहाँ पे डिवाइस का कुछ एक एरर दिखा रहा है। जब यहाँ पर आप देखोगे कि फाइल सिस वॉइड, ये वाला जो एरर है इसको आपको अगर हटाना है तो एक कमांड का आउटपुट है एक आउटपुट आपको कमेंटेड करना है, जस्ट आपको जाकर के /vim के अंदर /etc की कॉन्फ़िगरेशन फाइल है /etc/ ये है आपका LVM, और इसके LVM के अंदर हमारे पास LVM कॉन्फ़िग है या नहीं, डिवाइसेस में क्या क्या पड़ा हुआ, sys डिवाइस, ठीक है। ये एक पाथ है हमारा जिसके अंदर हम जाएंगे /etc LVM डिवाइस सिस्टम डिवाइसेस। अगर आपको इस तरीके का कोई एरर जनरेट हो रहा है तो, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग एंटर करते हैं, सॉरी vim कमांड इसमें अवेलेबल नहीं है, VI करके हम लोग जाएंगे। अब VI करके जाएंगे तो देखो ये वाली लाइन जो यहाँ पे लास्ट में दिखाई दे रही है इसको मैं कमेंटेड कर दूंगा, ठीक है। जस्ट कमेंट करके बाहर आके सेव करता हूँ और PVS कमांड अब चलाता हूँ तो देखो अब PVS चल गया, ठीक है। अभी तक एरर आ रहा था PVS कमांड में, लेकिन अब ये एरर नहीं आ रहा है। अब PVS कमांड का आउटपुट क्या दिखा रहा है, 0, कुछ भी नहीं दिखा रहा है। तो PV स्कैन करूँगा, नो मैच फिजिकल वॉल्यूम फाउंड, अभी इसके अंदर कोई फिजिकल वॉल्यूम नहीं दिखा रहा है। इसको मैं लास्ट में दिखाऊंगा कि कुछ और चेंजेस भी हैं कॉन्फ़िगरेशन फाइल में, LVM कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर, ठीक है। या एक फ़ाइल और है वो मैंने लिख के रखी हुई है, ठीक है। उसके अंदर हम लोग इस चीज़ का प्रोसेस फॉलो करेंगे ताकि हमारा PVA का जो एरर है वो क्लियरिफाई हो जाए, ठीक है। पहले हम नोड 1 पे हम लोग इसको प्रोसेस कर रहे हैं। पहले हमने PV क्रिएट कर लिया, अब PV के बाद हम VG क्रिएट करेंगे। VG हमारा वॉल्यूम ग्रुप है। ये आपको क्या हाँ पता चलेगा जब हम उसके अंदर लाइनक्स के जो वीडियो ट्यूटोरियल चल रहे हैं उसके अंदर जब हम फाइल सिस्टम वगैरह जो समझेंगे ना, तब उसके अंदर हम लोग ये चीज़ देखेंगे कि क्या VG है, PV कैसे क्रिएट किया जाता है और LVM पार्टीशन पूरे किस तरीके से प्रोसेस किया जाता है। VG क्रिएट कर रहे हैं हम लोग। VG क्रिएट में मैंने VG का जो नाम रखा है वो क्लस्टर VG रखा है, और जो डिस्क का नाम है जो मैंने PV क्रिएट किया था /dev/SDB को, ठीक है, इसको मैंने प्रोसेस कर दिया है।
अब मैं VGS मारता हूँ, ठीक है। अब VGS के अंदर मुझे एक और VG कमांड दिखने लग गया। अब LVS करता हूँ तो LVS के अंदर अभी तक मेरे पास 2 ही LV है। अब लेकिन मैं LV क्रिएट करूँगा। अब LV के अंदर मैं ये वाली कमांड जो मेरे पास है, मैं ये LV कमांड क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। अब इस LV कमांड में मैं फ़िलहाल 10 GB का स्पेस यूटिलाइज़ कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक VG के पास कितना GB था, 9 GB, 9.97 GB का स्पेस अभी अवेलेबल था। लेकिन अभी मैं जो इसको स्पेस दे रहा हूँ, 5 GB का स्पेस दे रहा हूँ फ़िलहाल एलोकेशन में, 4.9 के समथिंग अराउंड इसमें स्पेस एलोकेट होगा, ठीक है। अब इस LV के अंदर क्या है मैं थोड़ा समझाता हूँ। LV क्रिएट -L कैप्स में लिखने पे उसकी स्पेसिंग दी जाएगी, ठीक है। अब उसकी स्पेसिंग के बाद नंबर, ये नेम है, LV का नाम है, आपका वेब ऐप लिख रहा हूँ मैं, वेब एप्लीकेशन के लिए यूज़ करूँगा ये LV को। और उसके बाद ये आपका जो मैप है, ये VG का नेम है, पूरा VG का पार्ट है, डेव मैपर। ये एक पैटर्न है जिस तरीके से हम लोग VG का पाथ हम डिसाइड करते हैं कि क्लस्टर VG जो हमारा जहाँ पे पाथ पे रखा हुआ है वो /dev मैपर क्लस्टर VG के नाम से प्रोसेस्ड है। अब मैं इसको एंटर मारता हूँ तो अब देखोगे कि LV क्रिएट हो चुका है। अब LV क्रिएट होने के बाद मुझे इस डिस्क को फॉर्मेट करना है। किस फॉर्म में फॉर्मेट करना है इसको दिखाना है, तो इस तरीके से फॉर्मेट करना है। हम लोगों ने ये डेव मैपर क्लस्टर VG का नाम और फिर उसके बाद LV का नाम, ठीक है। एंटर करता हूँ तो ये ब्लॉक फॉर्मेट किया ext4 के फॉर्मेट में। ये एक फाइल का फॉर्मेट है ext4, ठीक है। ext4 के फाइल के फॉर्मेट में इसने फॉर्मेट कर दिया इस डिस्क को। अब LVS करके देखता हूँ, ठीक है। तो अब LVS के अंदर मुझे तीसरा डिस्क भी दिखाई देने लग गया है, लेकिन अभी ये A है, एक्टिव है, बट माउंटेड नहीं है, O नहीं आ रहा। इस मीन्स कि ये माउंटेड नहीं है कहीं भी, किसी भी माउंट पॉइंट के अंदर, ठीक है। अभी ये चीज़ आ गई है। अब मैं इसी को अब सेकंड मोड में PVS करता हूँ, अभी LSBL के करता हूँ। अभी तक आप देख रहे हो जब इसके अंदर LSBL के कर रहा हूँ तो मुझे इसके अंदर स्ट्रक्चर अब इस तरीके से दिखाई दे रहा है LVM पार्टीशन में, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पर मैं LSBL के करता हूँ तो मुझे इसी तरीके से दिखाई दे रहा है। अभी एक बार मैं PRT पार्ट प्रॉप दोबारा से स्कैन कर रहा हूँ, /dev/sdb, ठीक है। मैंने स्कैन किया, बट अभी भी LSBL के मारता हूँ तो इसके अंदर क्या स्ट्रक्चर दिखा रहा है, बस स्ट्रक्चर सेम दिखा रहा है। लेकिन ये जो डिस्क है मेरे पास शेयरेबल डिस्क है, मतलब जो डेटा मैं यहाँ पर ट्रिगर कर रहा हूँ स्कैन करने के बाद यहाँ दिखाई देना चाहिए। लेकिन अभी क्या इशू आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैंने LVM पार्टीशन बनाया है, तो LVM स्कैन करने के लिए PV स्कैन कमांड होती है, उसको मेरे को चलाना होता है। तो नो पैच फाउंड फॉर दिस वॉल्यूम ग्रुप आ रहा है। अभी ऐसा भी इसलिए हो सकता है क्योंकि पिंग का इशू भी हो सकता है, बट अभी फ़िलहाल के लिए मैं इसके अंदर कुछ कॉन्फ़िगरेशन पार्ट है, मैंने इसको वो वाला सेटअप करता हूँ नोड 2 के अंदर LVM के कुछ पार्टीशंस में, जैसे कि ये वाला पाथ है LV कॉन्फ़िगरेशन में, ठीक है। अभी मैं इसमें जाता हूँ VI करके और इस वाले स्ट्रक्चर में सर्च करते हैं ये वाला पाथ, ये सर्च फॉर डेव नेम के जरिए हम लोग इसके थ्रू प्रोसेस करेंगे। ये आगे आपका प्रोसेस कमांड सर्च फॉर ये ऑटो। अब मैं इस वाली जो लाइन, ये जो लाइन आ रही है इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। अब ये जो लाइन आ रही है ना ये वाली, इसको मैं अनकमेंटेड कर दूँ या तो मैं इसी लाइन के एक क्लोनिंग बना दूँ। अब क्लोनिंग में मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको हटाकर इंसर्ट करूँगा ऑल के लिए, ऑल डिवाइसेस नेम के लिए इंसर्ट करूँगा, ठीक है। अब मैं इसको करके एक्स हटाता हूँ, कमेंट हटाता हूँ, कमेंट हटा करके सेव करके फॉर ऑल डिवाइस सर्च फॉर डेव नेम को ऑल कर चुके हैं, ठीक है। लेकिन अभी भी ये इशू जो हमारा है ट्रिगर हो रहा है डिवाइस वाला, ठीक है। लेकिन अभी मैं इसको दोबारा से तुम्हारे एक चीज़ दिखा देता हूँ। विम कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर ही हमें एक चेंजेस और करने हैं, यूज़ डिवाइस फाइल को। ये वाली एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल है जो मैं सर्च कर रहा हूँ, और देखो ये वाली जो कमेंटेड लाइन है इसको मुझे हटाना है बस। मैं इसको अनकमेंटेड कर रहा हूँ, ठीक है। अनकमेंटेड करके जैसे ही मैं यस करता हूँ और PV स्कैन करता हूँ तो देखो अब ये मेरे पास डिवाइसेस दिखाई देने लग गया है SDB0, ठीक है, SDB करके, और ये VG करके दिखा रहा है। PVS करता हूँ अब मैं, सेकेंडरी नोड पे भी डेटा दिखाएगा। अब ये SDB2 का डेटा SDB का डेटा है मेरे को यहाँ पे क्लस्टर VG के नाम से दिखाई देने लग गया है। अब मैं यहाँ पर एक चीज़ और करता हूँ, VG स्कैन में VGS करके दिखाता हूँ, VGS, ठीक है। अब VGS गया तो मेरे पास यहाँ पर क्या आप देख रहे हो कि क्लस्टर VG के नाम से अब मेरे पास नोड 2 के अंदर भी डेटा दिखा रहा है।
बल्कि जबकि हमने ये कोई भी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे बनाई ही नहीं है। हमने जो भी कॉन्फ़िगरेशन बनाई थी वो हम लोगों ने किस में बनाई थी, नोड 1 पे। हमने फॉर्मेट किया, एग्जिट किया, जो भी किया हम लोगों ने नोड 1 पे किया था, ना कि नोड 2 पे। ठीक है, अब इसको नोड 2 पे हमने प्रोसेस किया है। अब इसके बाद में एक चीज़ और आपको दिखा देता हूँ, LVS करके। अब LVS में अब आप क्या देखते हो कि अभी तक इसके अंदर एक्टिव आ रहा था। अब मैं LVS यहाँ मारता हूँ और आप क्या देखते हो कि यहाँ एक्टिव पोजीशन में दिखा रहा है और यहाँ स्टेटस क्या दिखा रहा है, सिर्फ नॉट एक्टिव स्टेट में दिखा रहा है। ठीक है, ए का मतलब एक्टिव है यहाँ पे। ठीक है, अब मुझे एक्टिव करना है तो VG चेंज कमांड चलाऊँगा, VG चेंज। और VG चेंज मुझे किसको करना है, VG चेंज मुझे करना है /dev/। एक मिनट, मैंने यह कमांड लिख के भी रखी है VG चेंज कमांड के लिए, एक मिनट। VG चेंज ये, ठीक है, एक्टिव करना है क्लस्टर VG को। ठीक है, अब मुझे इस वाले नोड पे कुछ नहीं करना है, VG चेंज कमांड के इस वाले नोड को एक्टिव करना है यस करके। जैसे ही मैं इसको एक्टिव करता हूँ और मैं LVS कमांड अब दोबारा चलाता हूँ, देखो अब ये एक्टिव स्टेट में आ गई है। मतलब अब मैं इसको माउंट कर सकता हूँ अपने किसी भी माउंट पॉइंट के ऊपर। ठीक है, क्लस्टर के अंदर मैंने क्या काम कर लिया, मैंने LSBLK में अपनी डिस्क को असाइन करा लिया इस पे और इस पे। ठीक है, अब इसका जो डेटा है 5-5 GB देख रहे हो, अब आप दोनों तरफ आ चुका है मेरे पास, और ये दोनों ही डिस्क एक्टिव हो चुकी हैं मेरी क्लस्टर पे। अब मैं नोड 2 के ऊपर नहीं, अब मैं नोड 1 के ऊपर जो कॉन्फ़िगरेशन पार्ट है वो परफॉर्म करूँगा। ठीक है, अभी मेरे पास क्लस्टर नोड 1 के अंदर मैं सबसे पहले DNS एंट्रीज चेक करूँगा, जो ये मेरे 2 क्लस्टर नोड्स हैं उसकी। तो vi/etc/host के अंदर मेरे को पास ये एंट्रीज मिलनी चाहिए। और ये एंट्रीज क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब ये कॉन्फ़िगरेशन पार्ट परफॉर्म करेगा तो ये इन ही नोड के ज़रिए, इन नाम के ज़रिए वो क्लस्टर की कॉन्फ़िगरेशन को फैच करेगा। इन फ्यूचर अगर IP एड्रेस चेंज भी हो जाता है इन सम कंडीशंस, तो उस केस में हमारा जो काम करता है वो IP जो है IP के थ्रू ना करके होस्ट के थ्रू कॉन्फ़िगरेशन करता है। ठीक है, अब क्लस्टर में इसके अंदर मैंने देख लिया कि यहाँ पे मेरे पास एंट्रीज पड़ी हुई हैं क्लस्टर नोड 1 की और क्लस्टर नोड 2 की भी, विद उनकी IP एड्रेस के साथ साथ। अब इसके बाद मैं नोड 2 में जाता हूँ, कैट के अंदर करता हूँ /etc होस्ट के अंदर। ठीक है, अभी इसके अंदर क्या देखता हूँ, इसके अंदर एंट्रीज नहीं है। अब जब मैं क्लस्टर की कॉन्फ़िगरेशन करूँगा तब इसके अंदर एरर जनरेट करने लग जाएगा। तो इसलिए मैं सबसे पहले प्रोसेस इसके लिए क्या कमांड है कि मैं इसके अंदर /etc के अंदर ये वाली एंट्रीज कॉपी पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, ये वाली दोनों एंट्रीज मैं इसके अंदर जस्ट कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने सेम एंट्री इसके अंदर भी कॉपी पेस्ट कर दी है, लेकिन ठीक है, अब दोनों एंट्रीज सेम हो चुकी है। अब पिंग मारूंगा तो पिंग आएगा नोड 2 से इसका होस्ट नेम का भी। अभी मैं कैट करके /etc होस्ट के अंदर जो फाइल्स के अंदर ये पिंग है, अब मैं 1 पे तो बैठा ही हूँ, 1 को पिंग ना करके मैं 2 को पिंग करूँगा बिना IP एड्रेस के होस्ट नेम से। तो देखो अब मेरे पास ये मेरे इस होस्ट नेम का पिंग आने लग गया है। ठीक है, तो अब ये रिजॉल्व आउट हो रहा है और 1 को मैं इससे पिंग करता हूँ नोड 2 से, तो ये देखो इससे ही पिंग आ रहा है। अब जब ये पिंग रीचेबिलिटी मुझे दोनों साइड से मिल चुकी है, तब मैं इसके बाद आगे का प्रोसेस क्लस्टर कॉन्फ़िगरेशन में करूँगा। ठीक है, क्लस्टर कॉन्फ़िगरेशन के प्रोसेस के अंदर सबसे पहला पार्ट हम लोग जो परफॉर्म करने वाले हैं वो है, एक मिनट, डिस्क हमने स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, हमने डिस्क ले कर के आगे प्रोसेस कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट है प्रोसेस। अब हमारे को नोड 1 में सबसे पहले सब्सक्रिप्शन था, हमने सब्सक्रिप्शन ऐड कर रखा था। सबसे पहले ये याद रखना, हमारे पास सब्सक्रिप्शन ऐड है। मैं जब यहाँ पे चेक करता हूँ सब्सक्रिप्शन मैनेजर स्टेटस। ठीक है, इस कमांड के थ्रू मैं अपना सब्सक्रिप्शन मैनेजर का स्टेटस चेक कर सकता हूँ कि मेरे सब्सक्रिप्शन का मैनेजर का स्टेटस क्या है इस टाइम पे। ठीक है, अब ये फैच कर रहा है सिस्टम स्टेटस डिटेल्स करके। अभी कुछ डेटा डिटेल्स शो करेगा मुझे, और उसके बाद मुझे इसका डेटा डिटेल्स मिलने के वजह से मुझे ये पता चल जाएगा कि मेरा जो सब्सक्रिप्शन है वो ऑलरेडी एडिड है, मेरी मशीन सब्सक्रिप्शन के साथ एडिड है, सब्सक्राइब कर रखी है। ठीक है, और ये RHL के सर्वर के साथ सब्सक्रिप्शन में मिलती है। ठीक है, अभी ये नहीं दिखा रहा है, डिसेबल इस तरीके से दिखा रहा है, इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी मेरे पास मशीन ऑलरेडी एक्टिव है। ये इसके लिए अब मैं आपको एक बार ये बड़ा कर देता हूँ। अब इसके आगे मैं प्रोसेस करते हैं इसको क्लीन करके। अब प्रोसेस के अंदर हम लोग क्या देख रहे हैं
कि सबसे पहले हम लोग इसके अंदर कुछ RPMs अलाउ करेंगे, हाई अवेलेबिलिटी RPMs, ठीक है। अभी मैं इसके अंदर यम रेपो ऑल के अंदर यम रेपोज ऑल, हाँ अभी फ़िलहाल इसके अंदर, और ऑल के अंदर देखूँ मैं, हाँ ठीक है, ये कमांड है यम रेपोज ऑल लिस्ट के अंदर। अब मैं इसके अंदर एक डेटा में दिखाता हूँ, ग्रैब करके -i HEIGH हाई अवेलेबिलिटी की स्पेलिंग भी ये वाला है, ये वाला मैं इसको डेटा फैच कर रहा हूँ। अभी देखो इसके अंदर जो डेटा होगा वो डिसेबल मोड में पड़ा हुआ होगा, ठीक है। अभी देखो ये डिसेबल मोड में पड़ा हुआ है हमारे पास, ये वाला डेटा हमें इसको इनेबल करना है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, एक कमांड प्रोसेस करेंगे इनेबल करने के लिए। क्या करेंगे, ये वाली कमांड है रेपोज इनेबल की, सब्सक्रिप्शन मैनेजर को के अंदर ये वाली कमांड को हम लोग प्रोसेस करेंगे ताकि जो ये रेपोजिटरी है हमारी इनेबल हो जाए। और जब हम इसको RPMs के अंदर कुछ पैकेजेस इंस्टॉल करेंगे तो वो डेटा इंस्टॉल होना चाहिए जो हमें रिक्वायर्ड है, वो इसी के अंदर से ही हमें मिलेगा, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन हमारे को रिक्वायर्ड है कि हम लोग उसमें ले लें, ठीक है, ताकि हमें ये वाला पैकेज हमारे पास अवेलेबल हो, ठीक है। अभी ये देखना, ये इनेबल कर देगा इस चीज़ की क्या कहते हैं आपके रेपोजिटरी को, और उसके बाद हम लोग इसके साथ प्रोसेस करेंगे। तो अभी इसके अंदर देखो अभी ये हो गया है, अभी इसके अंदर इनेबल हो चुकी है रेपोजिटरी, ठीक है। अभी जैसे ये सेशन ड्रॉप करता है उसके बाद हम लोग इसके आगे का प्रोसेस फॉलो करेंगे। यही चीज़ में सब्सक्रिप्शन की जो हाई अवेलेबिलिटी का क्लस्टर का जो सर्विसेज है वो हमें इसी नोड पे ही नहीं करना है, हमें इस सेकंड नोड पे भी काम करना है। तो यही कमांड मैं यहाँ पे ही प्रोसेस कर रहा हूँ कि यहाँ पे भी प्रोसेस हो जाएगा, उसके बाद आगे प्रोसेस करेंगे किस तरीके से हमें लेके चलना है आगे। अब जैसे ये पैकेज है हमारा यम इंस्टॉलेशन फेंसिंग एजेंट, अब फेंसिंग एजेंट में हमारे पास PCS है, फेंसिंग एजेंट है और PCS 0 कॉन्फ़िगरेशन है। अब फेंसिंग एजेंट के बारे में हम लोगों ने पहले पढ़ा ही था, ये एक डायग्राम था कि हमारे पास एक पावर फेंसिंग था जो कि फेंसिंग एजेंट हमारे पास ये रहा जो हम इंस्टॉल करेंगे इसमें, ठीक है। एक ये जो क्लस्टर की जो सर्विसेज है हमारी, ये पूरी की पूरी जो क्लस्टर की सर्विस है जो नोड के ऊपर हम लोग इंस्टॉल करने वाले हैं, ठीक है, इसके ऊपर हमारा PCS की जो एक पैकेज है जिसके थ्रू हम लोग इस पूरे के पूरे क्लस्टर की कॉन्फ़िगरेशन को कंट्रोल करेंगे, ठीक है, पूरा का पूरा कंट्रोल होगा क्लस्टर। इसके साथ साथ पेसमेकर भी आएगा, पेसमेकर एक क्लस्टर का जो सर्विस है ये भी इंस्टॉल होगा, लेकिन ये इसके डिपेंडेंसी के साथ साथ इंस्टॉल हो जाएगा PCS 0 कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ही, ठीक है। जब हम ये इसको इंस्टॉल कर रहे हैं तो इसी की डिपेंडेंसी के साथ साथ रिक्वायर्ड डिपेंडेंसी में आपको दिखाऊंगा जब इंस्टॉलेशन लगाता हूँ, तो तब आप देखोगे कि क्या हो रहा है कि पैकेज इंस्टॉल होते समय ये पेसमेकर भी साथ में इंस्टॉल होगा, ठीक है। और क्या क्या इंस्टॉल होगा वो भी मैं दिखाऊंगा। अभी एक बार इसको होने देते हैं, थोड़ा सा इसका सेशन ड्रॉप नहीं हुआ, इनेबल होने में थोड़ा इशू आ रहा है, सभी देखते तब तक इनेबल करने के लिए, ठीक है। अब इसके आगे प्रोसेस में हमारे पास क्या है, एक बार क्लीन कर देता हूँ विंडोज़ को। इसके बाद हम लोग पैकेज इंस्टॉलेशन प्रोसेस करेंगे। अब ये वाला पैकेज हम लोग इंस्टॉल करेंगे, तब तक भी देखता हूँ यहाँ दूसरे नोड पे हुआ छूटा, अभी इस पर भी इनेबल हो चुकी है लेकिन अभी ये भी प्रोसेस में है, ठीक है। तब तक हम लोग इस पर इंस्टॉल कर लेते हैं पैकेज को। ये वाला जो हमारा RPM है पूरा एंड तक, ये तीनों पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं हमें, PCS फेंसिंग एजेंट ऑल एंड PCS 0 कॉन्फ़िगरेशन फाइल। तो ये मैं प्रोसेस यहाँ पे लिख दिया है मैंने, यम इंस्टॉल -yes यस कर रहा है, उसकी जितनी भी वो डेटा होगा मैं एक बार यस की कमांड जो है ये हटा देता हूँ ताकि मैं आपको डिपेंडेंसी दिखा सकूँ कि डिपेंडेंसी क्या क्या इंस्टॉल हो रही है, ठीक है। PCS फेंसिंग एजेंट और PCS 0। अब ये रिपोजिटरी लोड कर रहा है, उसकी इनेबल जो हुई थी उसमें से डेटा फैच करेगा और आगे प्रोसेस करेगा। अब देखो ये क्या क्या प्रोसेस कर रहा है, प्रोसेस अभी लोड कर रहा है ये प्रोसेस को, हाई अवेलेबिलिटी क्लस्टर के वाले को ही कर रहा है ये। तब तक दूसरा देख लेते क्या है, अभी प्रोसेस में ही है दूसरा भी, ठीक है। यही काम हमारे को दोनों ही नोड पे करना है, नोड 1 जो हमारा था वो और नोड 2 जो है हमारा ये, नोड 1 और नोड 2 इन दोनों के ऊपर ही हम लोग ये प्रोसेस कर रहे हैं अभी फ़िलहाल।
अब इसको लोड होने दो, थोड़ा सा क्या है लोड हो रहा है। तो अभी आप देख रहे हो कि इसके अंदर मेरी जो लोड हो फाइल थी वो हो चुकी है। अब इसके अंदर मेरे पास जो क्लस्टर के अंदर PCS फेंसिंग एजेंट PCS0 की जो फाइल थी, इंस्टॉलेशन के लिए ये प्रोसेस था, लेकिन मेरे सिस्टम के अंदर कुछ अपडेट्स है मैपर करके, वो कुछ अपडेट्स होनी है फाइल, तो वो अपडेट कर रहा है। मेरा LVM2 का जो लाइब्रेरीज और पार्टी जो है इसके अंदर वो अपडेट कर रहा है, क्योंकि ये GFS2 की प्रोसेस को क्लस्टर यूज़ करता है, तो उसको अपडेट कर रहा है उसके हिसाब से, क्लस्टर कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से। अभी इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ पेस मेकर भी इंस्टॉल हो रहा है। देख रहे हो पेस मेकर की जो फाइल जो मैं आपको कह रहा था वो भी यूज प्रोसेस इंस्टॉल कर रहे हैं। ठीक है, यही चीज़ हम लोग यहाँ पे येस करेंगे और यही चीज़ हम लोग यहाँ पर एंटर करेंगे। अभी इसका भी प्रोसेस अभी चल ही रहा है, ड्रॉप करेगा सेशन तो उसको भी एक्टिव करना है। अभी ये इंस्टॉल कर रहा है, मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद जैसे ही ये इंस्टॉल हो जाएगा तो मैं इसका एंड ऑफ डेटा दिखाता हूँ आपको, इंस्टॉलेशन के बाद क्या दिखा रहा है। i195 का डेटा है, ये इंस्टॉल करेगा इसके अंदर। ठीक है, तो अभी ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। जो मैंने आपको दिखाना था, यही चीज़ें दिखानी थी, वेरीफाई कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अभी ये सारी लाइब्रेरीज और रिक्वायरमेंट जो PCS क्लस्टर के लिए ज़रूरी है वो मैंने सारी पैकेजेस इसमें इंस्टॉल कर लिए हैं। अभी एक और है जिसका सेशन मेरा क्लोज हो चुका है, मैं उसका रीसेशन भी ले लेता हूँ और इसका भी सेशन एक बार क्लोज हो चुका है। मैं रीस्टार्ट ले रहा हूँ 1 मिनट इस मशीन्स का। ठीक है, इसका भी ले लेते हैं, इसका भी बंद हो गया है। ठीक है, अभी मैं इसके अंदर दोनों का सेशन ले चुका हूँ। अभी ये वाला जो पैकेज था, यही पैकेज मैं सेम सेकेंडरी मशीन में भी इंस्टॉल करूँगा। ठीक है, उसकी होस्ट कॉन्फ़िगरेशन फाइल वगैरह हम लोगों ने देख लिया था कि है कि नहीं है। और ये जो कमांड मेरे को रन करनी है वो yum repository PCS क्लस्टर की जो पैकेज थे वही मुझे रन करना है। ये वाला yum इंस्टॉल PCS फेंसिंग A और ये PCP0 कॉन्फ़िगरेशन फाइल, ये 3 पैकेजेस यहाँ पे इंस्टॉल होने हैं। ठीक है, अब ये 3 पैकेजेस जो मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ उसमें यस -y नहीं लगाया है, तो मैं अब इसके अंदर मुझे दिखाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सेम पैकेजेस इंस्टॉल होने हैं, तो मैं इसमें y लगा देता हूँ लास्ट में -y। ठीक है, तो इसके अंदर मुझे बार बार येस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब ये पैकेज इंस्टॉल करेगा ऑटोमेटिक येस को रिसीव करेगा और प्रोसेस करेगा। तो मैं इसको येस करके एंटर कर देता हूँ। अभी अपडेट करेगा सब्सक्रिप्शन मैनेजर से रेपोजिटरी को जितनी भी है और उसके बाद ये इंस्टॉलेशन लगाएगा। इसको बैकएंड में चलने देते हैं। अब तो आगे का प्रोसेस देखते हैं। पहले नोट पे हम लोगों ने क्या कर लिया है, अब हम लोगों ने ये देख लिया कि हमारा जो फाइल है ये इंस्टॉल हो चुकी है। ठीक है, अब जब इंस्टॉलेशन प्रोसेस डन हो चुका है तो इंस्टॉलेशन प्रोसेस डन होने के बाद हमें कुछ फायरवॉल सेटिंग में सर्विसेज को अलाउ करना होगा, वरना फायरवॉल हमारा जो ब्लॉक करेगा कि इस पर्टिकुलर सर्विस को इन्वायरमेंट में क्लस्टरिंग करने के टाइम पे। तो करना क्या है, ये जो सर्विस है फायरवॉल डी की कमांड में, ये वाली कमांड का प्रोसेस हमारे को एंटर करना है, जिसके अंदर फायरवॉल डी परमानेंट ऐड कर रहा है। ठीक है, परमानेंट ऐड कर रहा है फायरवॉल की सेटिंग के अंदर। ऐड सर्विस कौन सी है, हाई अवेलेबिलिटी के अंदर जो सर्विस है हमारा फायरवॉल में अलाउ कर रहा है। अलाउ करवाने के लिए प्रोसेस इसका कमांड ये है। जैसे इसके ऊपर सक्सेस आ जाता है अलाउ करने की प्रोसेस में, उसके बाद हम एक बार सर्विसेज को रीस्टार्ट लेंगे। लेकिन अगर मैं इसके अंदर सर्विसेज आपको दिखाऊं, फायरवॉल -cmg लिस्ट के बाद ऑल के अंदर दिखाऊं, और ऑल की सर्विस में अभी देखो सर्विसेज के कॉलम में कॉकपिट आ रहा है, DHCP क्लाइंट आ रहा है और SSH आ रहा है। सिर्फ ये अलाउ है, उसके अलावा कोई और सर्विस अलाउ नहीं है। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं फायरवॉल की इस सर्विस को रीलोड लेता हूँ, तो रीलोड की सर्विस को जैसे ही मैं प्रोसेस करता हूँ तो उसके बाद दोबारा जैसे मैं ये कमांड चलाऊँगा तो अब क्या देखोगे कि हाई अवेलेबिलिटी भी इसके अंदर ऐड ऑन हो चुकी है। तो मतलब अब ये अलाउ हो चुका है हाई अवेलेबिलिटी को सर्वर के इसके साथ साथ। ठीक है, अब इसके बाद एक क्लस्टर का अपना एक यूज़र नेम होता है, कैट करके दिखाता हूँ, कैट etc होस्ट के अंदर नहीं, पास wd के अंदर। ठीक है, अब इसके अंदर देखोगे कि एक HA क्लस्टर के नाम से एक सर्विस इंस्टॉल हो चुकी है। लेकिन अभी यहाँ पे जब इंस्टॉलेशन प्रोसेस हो रहा है तब मैं एक बार यहाँ पे देखता हूँ कि डुप्लीकेट सेशन लेकर के, अगर इंस्टॉलेशन में अभी नहीं हुआ होगा ना
तो वो सर्विस अभी इसके अंदर यूज़र नहीं दिखेगा। अगर हो चुका होगा तो HA क्लस्टर आ जाएगा। देखो अभी इसके अंदर कहीं पे भी आपको HA क्लस्टर का नाम नहीं दिखेगा, ठीक है। कहीं भी देखोगे रूट दिख रहा है, बिन दिख रहा है, डेमन, ADM, मेल, ये वो, FTP, सिस्टम डी, डिबग्स, SSD और इस तरीके से क्रॉनी और सिस्टम डी, इस तरीके से जो हमारे को सर्विसेज दिख रही है। लेकिन अभी तक हमारे को यहाँ पे HA क्लस्टर की सर्विसेज नहीं दिख रही, ठीक है। तो याद रखना HA क्लस्टर की सर्विसेज तब आएंगी जब आपका पैकेज आपके सिस्टम मशीन में इंस्टॉल हो चुका होगा तब, ठीक है। अब इसको बंद कर देता हूँ। अब इसके बाद ये वाली प्रोसेस सर्विस चल रही है, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने सबसे पहले यूज़र का उस यूज़र पर्टिकुलर यूज़र का पासवर्ड चेंज करना है, ठीक है। अब इस यूज़र का जो मुझे पासवर्ड चेंज करना है उसकी कमांड ये है, ठीक है। passwd और उस यूज़र का नाम। कोई भी सिस्टम के अंदर पासवर्ड चेंज करना होता है तो सभी के लिए सेम कमांड है पासवर्ड चेंज करने के लिए। अभी मेरा यूज़र जो है HA क्लस्टर है, उसकी मेरे को पासवर्ड चेंज करना है। मैं इसका फ़िलहाल के लिए सिर्फ नॉर्मल सा पासवर्ड रख रहा हूँ, ठीक है। मैंने अभी इसका एक पासवर्ड सेट कर दिया है। अभी मैंने जो सर्विसेज सेट करी है उसके बाद एक PCS के सर्विस को इंस्टॉल करना है। लेकिन इस सर्विस को स्टार्ट करने से पहले मुझे यही सारा जो टास्क है, जो ऊपर वाला जितना भी टास्क है, यही मुझे नोड 2 पे भी एग्जीक्यूट करना है। उसके बाद मैं सर्विसेज को स्टार्ट करूँगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, बट फिर भी मैं इसको स्टार्ट करूँगा ताकि मेरे किसी भी केस में एरर के बग्स को ट्रिगर ना करें। अगर एरर आता भी है केस ऑफ सिचुएशन में तो उसको भी सॉल्व आउट कर लेंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। सर्विसेज में ज़्यादातर पोर्ट का और इसी चीज़ का सर्विस का इशू आता है यूज़र में, और उसको रिजॉल्व आउट हम एरर देख करके भी कर सकते हैं। और एरर कहाँ दिख जाए, या फिर दो जगहों पे आपका एरर दिखेगा। एक आपका सबसे पहला एक आपको इसी में ही दिख जाएगा, इसकी सर्विसेज में सिस्टम CTL स्टेटस करोगे और इसके अंदर PCSD की सर्विस है, PCSD है ना, PCSD, ठीक है। स्पेलिंग में मिस्टेक था, ठीक है। अभी इसके अंदर कोई लॉग्स जनरेट नहीं हुए हैं अभी, क्योंकि इनएक्टिव पड़ा हुआ है। जैसे ही मैं इसको एक्टिव करूँगा उसके बाद इसके लॉग्स इसी के जस्ट नीचे ट्रिगर हो जाएंगे। वही चीज़ मैं आपको इसमें भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से इसके अंदर प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। अभी इसकी सर्विसेज को इंस्टॉल होने देते हैं और उसके बाद इसके अंदर सर्विस के साथ सारा सब प्रोसेस जो उसने नोड 1 पे किया है वही नोड 2 पे हम लोग प्रोसेस करेंगे, ठीक है। वेरीफाई हो रहा है, जस्ट होने ही वाला है। हो गया, ठीक है। अब ये जैसे ही हो गया है, मैं इसके अंदर अगला प्रोसेस क्या पहले प्रोसेस क्या करना है मुझे। जैसे ये हुआ, मुझे फायरवॉल की सर्विस को अलाउ करना है, इससे हाई एबिलिटी को, तो मैं ये वाली एंटर करता हूँ और यही चीज़ मैं रिलोड पे करता हूँ जो सर्विसेज के लिए ज़रूरी है। फायरवॉल को रिलोड कर दिया और उसके बाद मैं पासवर्ड सेट करता हूँ, ठीक है। अब मैं इसमें भी सेम पासवर्ड रखूँगा जो मैंने नोड 1 में रखा है, ठीक है, क्योंकि ऑथेंटिकेशन के लिए बाद में ज़रूरी है कि पासवर्ड आपका सेम हो, ठीक है। दोनों ही नोड्स पे मैंने अब सेम पासवर्ड सेट कर लिया है। सर्विसेज अभी बंद है, अब मैं सर्विसेज को स्टार्ट करूंगा दोनों ही नोड्स पे, ठीक है। ये कमांड है सर्विसेज को स्टार्ट करने की, सिस्टम CTL स्टार्ट PCSD। RHEL 6 के अंदर जो सर्विसेज का था वो पुराने वाले में सिस्टम CTL नहीं चलता था, उसके अंदर सर्विस कमांड चलती थी। सर्विस के लिए भी आप देख लेना, अगर वो आप यूज़ कर रहे हो तो उसके हिसाब से भी आप प्रोसेस कर सकते हो, आपका अगर ओल्ड मशीन है तो क्लस्टर के अंदर। अब ये सर्विस स्टार्ट हो रही है, यही चीज़ की सर्विस यहाँ पे भी स्टार्ट करनी है हमें, तो इसको यहाँ पे भी स्टार्ट कर देते हैं। अब इसे स्टार्ट होने देते हैं, उसके बाद आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ कि क्या है। ठीक है, इसकी सर्विस स्टार्ट हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर स्टेटस दिखा देता हूँ कि स्टेटस क्या आ रहा है। देखो अभी तक हमारे पास ऊपर एक्टिव नहीं था, अब ये एक्टिव आ गया, लेकिन अभी भी यहाँ पे डिसेबल आ रहा है। जब ये रीस्टार्ट होकर आएगा मशीन तो ये क्या होगा,
अभी इसके बाद ये ऑटोमेटिकली जब रिस्टार्ट होगा तो ये स्टॉप हो जाएगी सर्विस। तो मुझे उसके लिए क्या करना होगा, इसको इनेबल करना होगा। ठीक है, अभी मेरी सर्विस प्रोसेस इनेबल हो चुकी है और इसका एक टास्क मेरे इस पाथ पे सिस्टम डी ETC सिस्टम के अंदर एक शॉर्टकट लिंक बन गया, जो कहाँ से ट्रिगर हो रहा है, यूज़र लिव सिस्टम डी के अंदर से। ठीक है, इसकी एक प्रोसेस ID यहाँ पे जनरेट हो चुकी है। और इसके लॉग्स की बात रही तो ये लॉग्स हैं, यहाँ पे कुछ भी इश्यूज आएंगे तो इसका लॉग्स जनरेट होता चला जाएगा। ठीक है, यहीं पे नीचे ही आपको दिखाई दे देगा कि भाई आपने ये टास्क परफॉर्म किया है, ये किया है, वो किया है, और इस तरीके से आपने इंटरफेस को प्रोसेस किया। जब मैं आपको करूँगा ना तब ये सर्विसेज के नीचे लॉग्स भी दिखाऊंगा कि इसी में नीचे लॉग्स कैसे कैसे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इसकी सर्विस इसमें हो गई है और इसमें भी हो चुकी है। और इसकी जो सर्विस हमने यहाँ इनेबल करी है परमानेंट के लिए, वही सर्विस हम यहाँ पर भी परमानेंट के लिए इनेबल करेंगे। ठीक है, अब ये दोनों सर्विसेज हमारी इनेबल हो चुकी है। अब इनेबल होने के बाद हम लोग क्या चेकेंगे कि हमारे पास रूट इसकी जो एंट्रीज़ हैं वो दोनों ओके हैं कि नहीं है, एक बार चेक करेंगे। वैसे हमने करी थी दोनों साइड पे, मुझे ये बात है। ठीक है, इसके अंदर क्लस्टर के दोनों की नोड की एंट्री है। ठीक है, और नोड इसी तरीके से नोड 2 में cat/etc होस्ट के अंदर देखेंगे तो इसके अंदर भी ये दोनों नोड्स की एंट्री है। तो ठीक है, अब ये वेरीफाई हो गया कि हमारा जो सर्वर है दोनों आपस में रीचेबल है, पिंगेबल भी है।